औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जमील चौधरी एडवोकेट आज आसिफ शहजाद फाउंडेशन पे मौजूद आप लोगों से बुनियादी जो क्वेश्चन होता है, जो जनरली किसी भी आम आदमी का सवाल है या किसी भी स्टूडेंट ऑफ लॉ का, कि जब हमारे पास कोई आदमी अपना कोई दीवानी मामला लेकर आता है तो उसके लिए हमने अदालत से किस तरह से रजू करना होता है, उस पर बात करेंगे। जनरली जब भी आपके पास कोई आदमी अपना कोई तनाज़ा आपसे आकर डिस्कस करेगा तो ज़रूरी है कि आपको मुतलका कवानीन का इल्म होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे लॉज़ हैं जो हमारे यहाँ पे जो कॉमन विलेजेस, कॉमन सिटीज़ जो हैं वहाँ पे एप्लीकेबल होने चाहिए और होते हैं। किसी भी लॉयर के लिए ज़रूरी है कि वो जब प्रैक्टिस शुरू करता है तो उसे ये 5-6 लॉज़ हैं जिनके बारे में बताऊंगा कि उन्हें इसका बखूबी इल्म होना चाहिए। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि ज़ाब्ता दीवानी, जिसे हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं, उसका बखूबी इल्म होना चाहिए, थोड़ी बहुत हौना होनी चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, ये बड़ा एक रेलेवेंट बुक है, रेलेवेंट लॉ है। इसी के साथ साथ जब हम सिविल राइट्स की बात करते हैं तो उसमें फैमिली लॉज भी हैं, रेवेन्यू लॉज भी हैं, उसमें आपको फैमिली कोर्ट एक्ट के मुतल्लिक़ कम से कम अवेयरनेस होनी चाहिए। और इसी तरह से जब रेवेन्यू के कुछ मैटर्स की बात आती है तो आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुतल्लिक़ भी थोड़ी बहुत आगाही होनी चाहिए। तो मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ कि जब आप सिविल कोर्ट में कोई अपना मामला लेके जाते हैं तो उसकी तरतीब क्या होगी अदालत से रजू करने की। सबसे बुनियादी बात ये होती है कि अगर आपके पास किसी आम आदमी ने आपको अपना आके कोई भी ग्रीवेंस बताया है तो आप उसकी बात सुन के सबसे पहले ये डिटरमिन करेंगे कि उसने जो आपके साथ मामला डिस्कस किया वो उस पर लॉ कौन सा एप्लीकेबल होगा। फ़र्ज़ करें कि उस पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो लॉ एप्लीकेबल होगा, तो उस सूरत में आपने अदालत में दरख्वास्त गुजारनी है, सूट फाइल करना है, या मुकदमे की नौयत क्या होगी जो आप अदालत से रजू करेंगे। जनरली हम लोगों ने जब हमारे पास कोई मामला आता है तो हम सूट फाइल करते हैं। तो सूट फाइल करने के लिए जो बातें मद्देनज़र रखी जाती हैं मैं उनके मुतल्लिक़ आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जब हम लोग सूट फाइल करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कौन सी कोर्ट जो है उस सूट को, उस दावे को, उस मामले को सुनने में कॉम्पिटेंट है। तो जैसे दावे के ऊपर कभी आप देखें तो ऊपर ही हेडिंग होती है कि बखिदमत या बाअदालत जनाब फ़लाँ सिविल जज साहब दर्जा अव्वल, या बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब मुतलका ज़िले के। तो वहीं से कुछ 3-4 बातें डिटरमिन होती हैं कि जब आपने किसी अदालत को मुखातिब किया है तो अदालत की जो जुरिस्डिक्शन है उसे मद्देनज़र रखा जाता है कि क्या जिस अदालत में आप रजू कर रहे हैं क्या उसको उस पर जुरिस्डिक्शन हासिल है। तो यहाँ पे जो रेलिवेंट प्रोविजंस जो है लॉ में, वो सबसे बुनियादी प्रोविजन ये है कि सेक्शन 6 है ज़ाब्ता दीवानी का, जिसमें पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बताई गई है कि जब आप एक सूट फाइल करेंगे तो जिस अदालत में आप दावा दायर करेंगे तो उसका माली इख्तियार समात कितना होगा। आप इस बात को मद्देनज़र रखते हुए दावा फाइल करेंगे। इसी तरह से इलाकाई इख्तियार समात, जिसे लॉ की लैंग्वेज में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है, वो बहुत अहम मामला होता है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो कोर्ट को है जिसके पास आप केस फाइल कर रहे हैं या नहीं है। उसके बाद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के मुतल्लिक़ जो लॉज जो एप्लीकेबल हैं, जो हमें सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 21 तक ज़ाब्ता दीवानी के वो एप्लीकेबल होते हैं। इसी के साथ साथ इनके साथ जो दीगर आपके सेक्शंस का इल्म होना चाहिए। हमें कोर्ट फीस एक्ट के सेक्शन 7 का थोड़ी बहुत हौना होनी चाहिए। सेक्शन 8 है सूट वैल्यूएशन एक्ट का और सेक्शन 11 है सूट वैल्यूएशन एक्ट का, हमें उसका भी बखूबी इल्म होना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे लॉ में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई अदालत जो है वो इख्तियार समात नहीं रखती होगी तो आपकी वो प्लेट रिटर्न कर देगी। तो उसके मुतल्लिक़ आपके पास सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 10 जो है ज़ाब्ता दीवानी का, उसके मुतल्लिक़ आपको आगाही होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हौनो जो है आपको उसके मुतल्लिक़ होनी चाहिए।
आप जब सूट फाइल करते हैं तो आपने जब अदालत को एड्रेस किया तो उसके फौरी बाद बात आती है कि पार्टीज़ टू सूट कौन कौन से हैं। पार्टीज़ टू सूट की बात करेंगे तो एक पार्टी वो फरीक है जिसने मुकदमा दायर किया, उसे हम लॉ की लैंग्वेज में अगर उर्दू में कहें तो मुद्दई कहते हैं और इंग्लिश में कहें तो उसे प्लेंटिफ कहा जाता है। तो जिस आदमी के ख़िलाफ़ सूट फाइल किया जाता है उसे उर्दू की ज़ुबान में मुद्दा अलह और इंग्लिश में उसे डिफेंडेंट कहा जाता है। ये लिखे जाने के बाद आपने ये देखना होता है कि जिन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ आप सूट फाइल कर रहे हैं या जो पार्टी सूट फाइल कर रही है, तो पहली तो बात यह है कि जो सूट फाइल कर रही है पार्टी, सबसे बुनियादी बात कि क्या वो सुई ज्यूरिस है, क्या वो सूट फाइल करने की अहलियत रखती है खुद से, क्योंकि उसमें 2-3 फैक्टर आ जाते हैं। अगर एक आदमी बालिग है तब वो सूट अपने तय आप खुद दायर कर सकता है, आकल है तब वो कर सकता है, उसे किसी की भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है तो तभी वो सूट फाइल कर सकता है। क्योंकि लॉ में कुछ ऐसे सूट्स भी हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाले मामलात होते हैं, तो वहाँ पे आपको एडवोकेट जनरल की या लीव ऑफ द कोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उस सूरत में आप डायरेक्ट सूट फाइल नहीं कर सकते होते। तो फिर कॉम्पिटेंसी जो पार्टीज़ की है वो भी देखा जानी होती है। तो जहाँ पे पार्टीज़ की बात आती है तो वहाँ पे स्टेट अवे आपको ऑर्डर 1 ज़ाब्ता दीवानी का उसका इल्म होना चाहिए। तो उसके बाद अगर सूट फाइल करने वाला नाबालिग है या अनसाउंड माइंड है तो उसके लिए फिर ज़ाब्ता में जो तरीक़ाकार है वो ऑर्डर 32 में बताया गया कि उसमें फिर जो नाबालिग है या अनसाउंड माइंड है तो वो अपने गार्डियन के ज़रिए या अपने नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड में कौन कौन लोग आ जाते हैं, जो उसके वालिदैन में से कोई, उसके बहन भाइयों में से, हर वो ऐसा आदमी जिसका इंटरेस्ट जो है उससे कोई मुतजाद ना हो, तो उसकी तरफ से ऑर्डर 32 में ज़ाब्ता तरीक़ाकार बताया गया है, तो वो सूट फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से जिस आदमी के ख़िलाफ़ सूट फाइल किया जाता है तो क्या उसके ख़िलाफ़ डायरेक्ट आप सूट फाइल कर सकते हैं, ये बात देखी जाएगी और उसमें भी इन्हीं अवामुल को ज़रूर मलहूज़े खातर रखा जाएगा। अगर कोई आदमी अनसाउंड माइंड है तो आप उसे बज़रिया गार्डियन प्लीड करेंगे, आप बाकायदा उसके गार्डियन एड लिटम मुकर्रर किए जाने की दरख्वास्त गुजारेंगे अदालत में, फिर अदालत उस पर जिस आदमी को मौजू समझेगी उसे गार्डियन मुकर्रर करके फिर जाके नोटिस करेगी दूसरी पार्टी को। फिर आगे जब पार्टीज़ की बात आती है तो उससे फिर आगे बात चल जाती है कि आपने सूट दायर क्या किया। लेट्स सपोज अगर एक आदमी ने आपसे एक बात की कि मैं फ़लाँ प्रॉपर्टी का हकदार हूँ, तो मुझे उस प्रॉपर्टी का में से मुझे हकदार डिक्लेयर किया जाए, तो आप दावा इस्तक़रार हक़ दायर करते हैं। मैं जनरली इस टॉपिक को इसलिए बात कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जब आप डिक्लेरेशन का सूट फाइल करते हैं तो उसके लिए सेक्शन 42 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, तो आपने उसमें अपनी मारूज़ात बयान करनी है और आपने अपनी मारूज़ात उस दावे का उन्वान दे के, अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो वो आप लिखेंगे दावा इस्तक़रार हक़ मा हुक्म इम्तनाई। अगर आपको कोई उस पर हुक्म इम्तनाई भी चाहिए, परपेचुअल इंजंक्शन भी चाहिए, तो अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप सूट फॉर डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद परमानेंट इंजंक्शन। तो उसमें उसके बाद आप अपनी मारूज़ात लिखते हैं कि आपका मौक़िफ़ क्या है, आपकी कॉन्टेंशन क्या है। तो जो कॉन्टेंशन लिखी जाती हैं इंग्लिश में उसे एवरमिट्स कहा जाता है। आपकी इस सारे अमल को प्लेंट कहा जाता है कि आप अपनी प्लेंट पेश करते हैं, आप अपनी अर्ज़ी पेश करते हैं। तो जब आप अर्ज़ी अपनी पेश करते हैं तो उसमें फिर उसके लिए आपको इल्म होना चाहिए कि आप जब प्लेंट लिखेंगे तो प्लेंट के रिलेटेड लॉ कौन सा है, कि हमें प्लेंट लिखते हुए कौन कौन सी बातें मद्देनज़र रखना पड़ेंगी। तो प्लेंट के लिए जो लॉ अवेलेबल है वो है ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 जो है उसमें बताया गया है कि पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट क्या होंगे। आप प्लेंट लिखते हुए, आप दावा अर्जी लिखते हुए किन किन बातों को मद्देनज़र रखेंगे, तो उसको मलहूज़े खातर रखते हुए आप अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। मौक़िफ़ बयान करने के साथ साथ फिर आप उसको जो भी आपकी बात होगी फिर उसमें आप अपना काज़ ऑफ एक्शन बयान करेंगे। आप बताएंगे कि जुरिस्डिक्शन अदालत को हासिल है, आप कोर्ट फ़ीस का जिक्र करेंगे। आखिरी जो ज़िम्नात होते हैं कि इस केस पे इतना कोर्ट फ़ीस लगेगा, इतना इसकी मालियत है। और उसके बाद आप जब अदालत से इस्तदा करेंगे तो आपकी इस्तदा बड़ी स्पेसिफिक होगी कि जी ये मेरी इस्तदा है कि मेरा फ़लाँ प्रॉपर्टी है, उसकी बाबत मैं इस बुनियाद पे मैं उसका हकदार हूँ। तो आप अपना उसमें इस्तक़रार करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे अदालत से कि अदालत आपको उस पर डिक्लेरेशन दे। तो इसमें मैं एक और बात अर्ज़ करूँ कि इसके साथ जब आप अपनी एवरमिट्स लिख लेते हैं, अपनी इस्तदा लिखते हो, तो साथ फिर उसमें आपने तस्दीक करनी होती है कि आपने जो भी अवामल बताए हैं तो उसमें आपने वेरिफिकेशन देनी होती है ऑन ओथ।
तो उसके साथ जब आपका प्लेंट मुकम्मल हो जाता है तो प्लेंट के बाद अदालत जो है वो डिफेंडेंट को तलब करती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात अर्ज करूँ, बाज़ हम लोगों की ये कंटेंशन रहती है अदालतों में, जब डिफेंडेंट आता है तो बहुत सारे लोगों की को ये होता है कि कुछ ऐसे अवामल, कुछ ऐसे पर्टिकुलर जो अदालत में जब सूट फाइल हुआ तो वो अदालत को ही मलहूज़े खाता रखने चाहिए किसी भी डिफेंडेंट को तलब करने से पहले। क्यों? क्योंकि फ्रीवलेस लिटिगेशन अगर अदालत ने रोकनी है तो फिर अदालत को चाहिए कि सबसे पहले, जो मैंने इनिशियली अर्ज़ किया, अदालत देखे कि क्या जो मेरे पास प्लेंट आया है क्या मुझे उस पर इख्तियार इस्मात हासिल है। आप शुरू में तय करें, बजाय इसके कि डिफेंडेंट को तलब कर लिया गया है और उसके बाद आप ये पैरामीटर्स तय कर रहे हो। उसके बाद क्या जो मेरे पास पार्टीज़ टू प्रोसीडिंग हैं, क्या इनके दरमियान जो लिटिगेशन है वो मैं समाअत कर सकता हूँ इनके उस दावे की, उस नौइयत में, उस हैयत में। उसके बाद फिर अदालत ये भी देखे कि कानून में कोई ऐसा बार तो नहीं, जैसे एक बड़ी प्लेंट के मुतल्लिक अगर एक अदालत के पास मामला आता है तो अदालत को पता होना चाहिए कि अब प्लेंट में ऐसे कोई मामला तो नहीं है जिनकी वजह से प्लेंट आगे चल ना सकती हो, आगे इसकी बुनियाद पे कोई रिलीफ ना दिया जा सकता हो, प्लेंट रिजेक्ट ना हो जाए। तो उसके लिए ऑर्डर 7 रूल 11 है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के मुतल्लिक। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के 3-4 ग्राउंड्स हैं, जिसमें सबसे पहला काज ऑफ एक्शन है कि अगर एक आदमी को किसी डिफेंडेंट के खिलाफ कॉज ऑफ एक्शन है नहीं तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता। इसी तरह से दावा बार्ड बाई लॉ तो नहीं है, इनसफिशिएंटली स्टैम्प तो नहीं है। तो ये 3-4 अवामल होते हैं जो अदालत को खुद से देखने चाहिए, और जब अदालत को लगे कि ये सूट जो है वो कॉम्पिटेंट है उसके बाद डिफेंडेंट को तलब करे। इससे क्या होगा, एक तो फ्रीवलेस लिटिगेशन जो हो वो करटेल होगी, और उसके बाद जो लोग अपना हक अदालतों से लेने आएंगे तो उसमें अदालतों को आसानी पैदा होगी कि अदालत उन मामलात को बखूबी देख सकेगी। आज क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है तो मैं इस बात को अपने को इसी यहीं तक महदूद रखूँगा। तो मैं आप लोगों के सवालात का, आप लोगों की क्यूरीज़ का मुंतज़िर रहूँगा कि आप मुझसे इस मुतल्लिक़ जो हमने ये टॉपिक शुरू किया, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी तमाम तर एस्पेक्ट्स जो हैं ज़ाब्ता दीवानी के, उन पे, फ़ौजदारी लॉज पे, इंशाल्लाह बैंकिंग लॉज पे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो इस पे मेरी इस सारी कॉन्वर्सेशन को, डिस्कशन को सुन के अपने रिमार्क्स दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।